हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है मनी। वैसे मनी एंड बैंकिंग सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मनी एंड बैंकिंग बहुत एक चैप्टर एक यूनिट है, लेकिन हम लोग मनी को अलग और बैंकिंग को अलग चैप्टर करके डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितने भी पब्लिशर्स हैं उसमें हम मनी के चैप्टर्स को अलग देखे हैं और बैंकिंग के चैप्टर्स को अलग। तो वीडियो जो बन रहा है वो पहले मनी के हिसाब से बन रहा है, उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो बैंकिंग के। ठीक है, तो आज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे। और बच्चों कैसे हैं आप सब, प्लीज़ खुशी से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम है सर पे बच्चा। तो चलो बच्चा, मनी पढ़ते। मनी तो आपको पता ही क्या है, क्या बच्चा मनी? मनी का मतलब पैसा, मतलब पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं और पैसे बदले में क्या ले सकते हैं? मनी। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? मनी है तो बड़ी बड़ी बातें है कि नहीं, सुने ना खाना, पैसा ही सब कुछ है। तो मीनिंग ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी क्या है बच्चा? Money is as generally defined as thing that is commonly accepted as a medium of exchange। इसको क्या मानते हैं हम? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी हमको कुछ सामान खरीदना है तो हम क्या करेंगे? बदले में मनी देंगे। कुछ बेचना है तो बदले में लेंगे क्या? मनी। इंडिया में क्या है? इंडियन रुपीस। जो इंडियन रुपीस है वो कॉमन एक्सचेंज है कि नहीं? लेकिन वही यूएसए में चले जाए तो इंडियन रुपीस चलेगा नहीं, वहाँ क्या चलेगा? डॉलर। तो यूएसए के अंदर डॉलर ठीक है, और नेपाल के अंदर नेपाली रुपीस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये इवोल्यूशन ऑफ मनी, यह मनी आया कहाँ से? मनी की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो हो सकता था बिना मनी के भी तो हम काम चला सकते थे, क्यों मनी की जरूरत आ पड़ी? देखो, अगर आप गांव देहात से होंगे, बहुत पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों के घर में, आज भी लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो मेरे यहाँ पहले खेत में लोग काम करते थे और काम करने के बदले बस वो खाना खाते थे, खाना खाने के लिए ही वो काम करते थे, बदले में वो कोई कैश नहीं लेते थे। क्यों कैश नहीं? क्योंकि मनी था ही नहीं पहले, मनी तो था ही नहीं पहले तो बार्टर सिस्टम था। अगर गुड्स भी लेना हो किसी से तो गुड्स के बदले गुड्स, यानी अगर हम चावल दे रहे हैं तो बदले में गेहूं चाहिए, इस टाइप का सिस्टम था। मतलब गुड्स एक्सचेंज करना पड़ता है, सी टू सी इकोनॉमी था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी था। ठीक है बच्चा, तो मनी की इवोल्यूशन कहाँ से हुई? पहले तो बार्टर सिस्टम थी, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, बहुत सारी दिक्कतें बार्टर सिस्टम में। जरूरी जो चीज़ मैं बेचना चाहूँ वो खरीदना चाहेगा, अगर वो खरीदना भी चाहेगा तो जो वो देना चाह रहा है तो क्या मैं लेना चाहूँगा? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। जैसे कि मैं सपोज मुझे एक घोड़ा बेचना है, अगले को घोड़ा खरीदना है, ठीक है, अगला कह रहा है कि मैं गधा वापस दूंगा, बदले में गधा दूंगा। मुझे गधा चाहिए नहीं, मुझे तो गेहूं चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है? हम दोनों की वांट्स अलग अलग हो गई। अब हमको वैसा इंसान खोजना पड़ेगा जो घोड़ा खरीद ले और बदले में मुझे गेहूं दे दे। वो तो गधा दे रहा था, मुझे गधा चाहिए था, घोड़ा है तो गधा की क्या जरूरत? बात समझ में आया? तो वो बार्टर सिस्टम है जहाँ हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। तो दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। जब डिमांड बढ़ना शुरू हुआ तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट सिस्टम बन चुका था, इनएफिशिएंट सिस्टम। उसके बाद इन्वेंशन हुआ किसका? मनी का। किसका? मनी का। मनी के थ्रू हम क्या किए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सब सर्विसेज करना शुरू कर दिए। और मनी में भी क्या था? सबसे पहले इनिशियली आया कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले गोल्ड आया, सिल्वर कॉइन्स आए, गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन्स आए। उसके बाद मेटेलिक एलॉय कॉइन्स में हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए। गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन में दिक्कत क्या आई कि देखो, जैसे गोल्ड कॉइन जब वो बन रहा था उस पर मान लो 10 रुपया लिखा था। कितना लिखा था बच्चा? 10 रुपया। ठीक है, चलो इसकी जो और आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो गोल्ड कॉइन पे लिखा था 10 रुपया। कितना बच्चा? 10 रुपया। ये गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन में लिखा है 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया लिखा। ये है इसकी मनी वैल्यू। क्या है बच्चा? मनी वैल्यू। मतलब ये गोल्ड कॉइन मैं किसी को भी देके 10 रुपये का सामान ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो लोगों ने ये सोचा, और इसमें जो गोल्ड का जो कमोडिटी था वो भी 10 रुपये का था, यानी इसकी वैल्यू जो थी, कमोडिटी वैल्यू जो थी वो भी 10 रुपये की थी। कितने की थी? 10 रुपये की। मनी वैल्यू भी 10, कमोडिटी वैल्यू भी 10। अब बताओ, मतलब 10 का अगर सामान मुझे खरीदना हो तो मुझे ये कॉइन देना पड़ेगा, बदले मुझे 10 रुपये का सामान मिल जाएगा। लेकिन बात ये आई कि लोग होशियार निकले। लोग बोल रहे ये सोना का अगर दाम 10 रुपया है, अगर इस सोने का दाम 10 रुपया है
और सोने की जो कीमत है वो भी 10 रुपये, मतलब उसमें जो सोना यूज किया गया वो भी 10 रुपये का है। आज नहीं तो कल सोने का रेट तो भागेगा भागेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, गोल्ड कॉइन को, सिल्वर कॉइन को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, मेल्ट करके स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। बदले में वो सामान खरीदने की जगह वो मेल्ट करके स्टोर करने लगे। क्यों? क्योंकि पता था रेट बढ़ेगा तो ये 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में हो जाएगी। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं फिर सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन्स को भी हटाना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा? हटाना पड़ा बच्चा। बात समझ में आया? क्या करना पड़ा? हम लोग को हटाना पड़ा। ठीक है, तो हुआ क्या? इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स वे इंट्रोड्यूस एज अ मनी। गोल्ड कॉइन आए, सिल्वर कॉइन आए, पहले मनी की तरह इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन उसको भी हटा के हम लोग को क्या करना पड़ा? फिर से हम लोग को इवोल्यूशन लाना पड़ा, यानी विकास, मनी में विकास। ठीक है, एलॉय मेटल वाले आ गए, यूज्ड एज अ कॉइनेज अलोंग विथ पेपर मनी। पहले एलॉय कॉइन आया। एलॉय कॉइन ऐसा आया कि मनी वैल्यू ज़्यादा थी और उसकी कम्युनिटी वैल्यू कम थी। मान लो 10 रुपये का सिक्का है, उसमें 10 रुपये प्रिंटेड है, तो उसकी जो वैल्यू थी, अगर उसको मेल्ट भी करते हैं तो 2 रुपये का निकलता। तो कोई मेल्ट क्यों करेगा? कोई नहीं मेल्ट करेगा। एलोंग विथ पेपर मनी, उसके बाद पेपर मनी आना स्टार्ट हो गया। क्या नहीं? पेपर मनी, जो आजकल मिला ना, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, ये है पेपर मनी। बात समझ में आया? और उसके बाद धीरे धीरे जमाना बदलता चला गया और हम कन्वर्ट हो गए किसमें? प्लास्टिक मनी में। प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह में हम लोग कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जेनजी के ज़माने में अब तो आ गया कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ई मनी। ई मनी मतलब जी पे, फोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़। बात समझ में आया? तो ये इवोल्यूशन हुआ मनी का। पहले पैसा था नहीं बाटर सिस्टम में, उसके बाद गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स आए। सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन के बाद आया कौन सा? मेटल वाले कॉइन्स। ठीक है, एलॉय मेटल्स वाले कॉइन। उसके बाद आया कौन? क्या आ गया? कहाँ गया? पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी के बाद ई मनी आया बच्चा। क्या आया बच्चा? ई मनी। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। किसकी? बार्टर सिस्टम की। क्या है बार्टर सिस्टम? देखो बच्चा, बार्टर सिस्टम की बात नहीं करते हैं, पहले वो इवोल्यूशन ऑफ मनी है। पहले हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से? बार्टर सिस्टम से। फिर कहाँ पर हम लोग चले गए? मेटेलिक करेंसी में। फिर आ गए पेपर मनी में। उसके बाद प्लास्टिक मनी और ई मनी पे हम लोग कन्वर्ट हो गए। किस पे? ई मनी पे। आजकल तो ई मनी चल रहा है ना, आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है बच्चा? ई मनी। अब देखो, हाउ इवोल्यूशन ऑफ मनी लीड टू चेंज इन द रोल ऑफ मनी। मनी का रोल कैसे चेंज होता चला गया? 4 पॉइंट है। पहली बात, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिए कि पैसा दिया, सामान खरीदा, अगर सामान बेचा है तो बदले में क्या लिया? पैसा लिया। मेजर ऑफ वैल्यू, अब हम चीज़ों को, गुड्स को, सर्विसेज को हम पैसे की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। पहले के टाइम जब मनी नहीं था तो क्या हम मेजर कर सकते थे? जो लोग सामान के बदले सामान कन्वर्ट करते थे, यानी गुड्स के बदले गुड्स, मान लो मैंने गेहूं दिया और चावल लिया, तो वहाँ पैसे की बात तो थी नहीं, वो बेअंदाजे हम लोग काम करते थे। लो भैया इतना चावल लो, इतना मैंने राइस दो। बात समझा? चावल और राइस तो सेम ही होता है, इतना चावल दो, उतना गेहूं दो। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। गाड़ी कितने की? 10 लाख की। गाय कितने की? 1 लाख की। बाइक कितने की? 1.5 लाख की। बोल सकते हैं, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। पहले नहीं था। बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते थे मनी की वैल्यू में, आज हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, आज पैसे को स्टोर कर सकते हैं। पैसा है, छुपा के रख दो, गद्दी के नीचे रखते हैं ना बहुत लोग, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया कहाँ छुपा के रख के स्टोर कर सकते हैं पैसे को। जब बार्टर सिस्टम था तो मनी तो था ही नहीं, तो उस टाइम स्टोर क्या करते हैं हम? मान लो चावल ही स्टोर करते, कितने साल तक करते भाई? वो खराब हो जाता। ठीक है, स्टोर तो हम कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पैसे को, मनी की वजह से हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, यानी फ्यूचर पेमेंट। क्या बच्चा? फ्यूचर पेमेंट। मान लो मैंने 1 लाख का लोन ले लिया बैंक से 1 लाख का लोन लिया, मैंने बोला कि 10 साल बाद मैं पे करूंगा या 1 साल बाद मैं पे करूंगा। 1 साल बाद में 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10,000 इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कुल 1,10,000 पे कर रहा हूँ। बैंक को पता है कि अब मनी है, आज ये पैसा लेके जा रहा है 1 लाख, कल हमको 1,10,000 दे के जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल था उस केस में? कब? बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम, मान लो मैं 10 बोरा अगर गेहूं दे रहा हूँ किसी को, मैं बोला 2 साल बाद देना, ठीक है। 2 साल बाद पॉसिबल है क्या वो गेहूं स्टोर करके रख पाएगा, या दो साल के बाद वो गेहूं मुझे वापस कर पाएगा? अगर करता भी है तो क्या वो सेम क्वालिटी ऑफ गेहूं मुझे वापस कर पाएगा? पॉसिबल है। मैं तो शायद मोटा दाना वाला गेहूं दिया था कि जिसमें आटा ज़्यादा आ रहा था, अब वो पता चला दे दिया ऐसा गेहूं जो शुगर खाते हो, है कि नहीं?
तो बाटर सिस्टम एक्सचेंज क्या है? बाटर सिस्टम एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं गुड्स के बदले, गुड्स के एक्सचेंज करते हैं किसके बदले? गुड्स के बदले। तो ड्रॉबैक क्या क्या आया बाटर सिस्टम में? ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक जो है वो है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन का मतलब यही है कि जो सामान मैं बेचना चाह रहा हूं क्या अगला मुझसे खरीदना चाह रहा है? जो सामान मैं बेचना चाह रहा हूं क्या अगला मुझसे खरीदना चाह रहा है? यही बात हो रही थी, ठीक है। सपोज डेट मैं पर्सन ए हूं, ठीक है, मैं पर्सन ए हूं, मेरे पास हॉर्स है, ठीक, मेरे पास है क्या? हॉर्स। मैं हॉर्स बेचना चाहता हूं, लेकिन बदले में मुझे चाहिए क्या? वीट। तो मुझे ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा जो मेरे से हॉर्स ले ले और बदले मुझे क्या दे दे? वीट दे दे। तो अब ये खोजने में ना मुझे बहुत समय लगेगा। जरूरी है जो चीज़ मैं चाहता हूँ अगला भी चाहे। क्या पता एक बी नाम का बंदा मिल गया, वो कह रहा है चलो मैं हॉर्स तो आपका ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका हॉर्स ले लूँगा, लेकिन मैं वीट के बदले आपको गधा दूंगा, डोंकी। भैया हम गधे हॉर्स के बदले गधा क्यों लेंगे? ये कहेगा कि नहीं कहेगा? तो बोलेगा ना, डील कैंसिल, डील कैंसिल, ना ना डील कैंसिल। अब एक किसके पास जाएगा? किसी और बंदे के पास। उस बंदे के पास जाएगा जो इस चीज़ को फुलफिल कर सके, जो हॉर्स ले बदले में गेहूं दे। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? नहीं। लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट था ही नहीं। क्या हॉर्स का मैं कीमत लगा सकता था? क्या मैं डोंकी का कीमत लगा सकता था? क्या वीट का कीमत लगा सकता था? मैं बोला बकरी ले जाओ मेरे पास से, एक बकरी ले जाओ और मुझे गेहूं दे दो, है तो क्या मैं बकरी काट के देता? नहीं ना, कॉमन वैल्यू था ही नहीं। आज तो कॉमन वैल्यू है, सबको मेजर कर सकते हैं। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट में दिक्कत आ जाता था। जैसे कि कोई एक सैलरी पर्सन आज के टाइम पे उसको बोले चलो एक महीने बाद तुमको मैं 10,000 का सैलरी दूंगा, ठीक है, एक महीना खत्म, 10,000 की सैलरी दे दे रहा हूँ क्योंकि आज मनी है। मैं उसको ही पता है कि मैं काम कर रहा तो मुझे 1 महीने के बाद 10,000 का मनी मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा। लेकिन बाटर सिस्टम में क्या ये पॉसिबल था? क्या दूंगा भाई? मैं बोला 1 महीने बाद क्या दूंगा? मनी तो ही नहीं, क्या दूंगा मैं? आपको गेहूं दूंगा, चावल दूंगा, अब पता चला गेहूं और चावल सड़ा हुआ था उस टाइम। बात समझ में आया? तो ये दिक्कतें आ गई। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू एंड ट्रांसफर वैल्यू, और डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू, हम ना स्टोर कर पा रहे थे चीज़ों को, कितना दिन स्टोर करेंगे क्योंकि सब तो कंज्यूमेबल आइटम्स है जिसको कंज्यूम करना था, और ना ही उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते थे। ट्रांसफ़र तो कर सकते थे लेकिन ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता। बात समझ में आ रहा? तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे वाटर सिस्टम के जिसकी वजह से मनी को आना पड़ा मार्केट में। मनी नहीं आया होता तो आज भी हम यही काम कर रहे होते, लो भैया हाई सामान लो, हाउ सामान दो, और बोले ना 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 हमको यही चाहिए, हाउ नहीं चाहिए। बात समझा? फॉर्म्स ऑफ मनी की बात की जाए, फॉर्म्स ऑफ मनी दो टाइप की मनी होती है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, और दूसरा था फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी क्या होता है देख लो यहाँ पे। फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, पहले फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिएट मनी थोड़ा सा एनलार्ज हो गया था, ठीक है, अब ठीक है। फिएट मनी, फिएट मनी क्या है? फिएट मनी रिफर्स टू द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आज हम 500 का नोट लेते हैं ना, हम ये मान के चलते कि वो 500 का है, हम बिलीव करते हैं कि वो 500 का है। बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? अगर मैं किसी कागज में लिखता हूँ ₹500 इशूड बाय अभी राजपूत सर, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। मैं कौन? आप वो पैसा नहीं मानोगे। मैं कागज में लिख के देता 500, मानोगे? अब वही 500 का नोट जो सरकार इशू करी वो भी तो कागज ही, लेकिन उसको मैं मान रहा हूँ कि भैया इसकी वैल्यू 500 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 500, क्योंकि वो ऑर्डर कौन दिया? वो अथॉरिटी किसकी थी? गवर्नमेंट की। किसकी? गवर्नमेंट की। तो इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स, सारे नोट्स, सारे कॉइन्स विच द पीपल इन ए कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो लीगली बाउंड है मानने के लिए कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आया? जिसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी में दो के चीज आ जाता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि फिलहाल, क्योंकि मैं इसको
स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ उड़ जा रहा है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट तुरंत लेते जाइएगा आप लोग। लीगल टेंडर मनी की बात है, जो पैसा मैं लीगली बाउंड हूँ मानने के लिए कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। 500 के नोटे में मानूंगा वो 500 का है, 100 का नोटे में मानूंगा 100, क्यों? क्योंकि वो सरकार का दिया गया पैसा है, ठीक है, बात समझ में आया। अब लीगल, जिसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी दो आ जाता है, एक आता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखो लिमिटेड लीगल टेंडर इसको हम बोलते हैं, किसको? कॉइन्स को। और इसमें यह है ना कि लिमिटेड ही कॉइन आप एक टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। कॉइन का पेमेंट आप बस 1000 रुपये तक का कर सकते हैं। कितने का? 1000 रुपये तक का। बाकी कॉइन्स का पेमेंट कितने तक कर सकते हैं? 1000 रुपये तक का। इनकेस अगर 50 पैसा वाला कॉइन है तो इसमें आप बस 10 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल 50 पैसा तो है भी नहीं मार्केट में, ठीक है, कोई दिक्कत। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर हम लोग इसको बोलते हैं नोट्स वाले को, नोट करेंसी को, यानी जिसको हम बेमर्जी जितना मर्जी जितना है उतना हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि बैंक कहीं कहीं रोकती टोकती है, तो पैन कार्ड वैन कार्ड बहुत सारे फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉइन का पेमेंट कितना हो सकता है? बस 1000 रुपया। अगर 50 पैसे का कॉइन है तो कितना पेमेंट कर सकते हैं? बस 10 रुपया। बात समझ में आया। अब बात करते हैं फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब ये है ना कि अगर मैं किसी को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं किसी को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ बाई चेक। चेक दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को? ये चेक दिख रहा है, चेक दिख रहा है। तो देखो फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम एक्सचेंज, जिसको हम मीडियम एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे था लीगली बाउंड था, यहाँ पे है ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। पेयर मतलब जो पे कर रहा है, पे मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है। तो हमें चेक दे रहा हूँ, चेक किसी सरकार ने नहीं दिया, मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, तो वो मान रहा है कि चलो चेक दे रहा है, तो एक ट्रस्ट के बिहाफ पे वो चेक ले जा रहा है, बाद में वो बैंक से कैश पर कन्वर्ट करवाएगा। बात में समझा? तो ये फिड्यूशरी मनी है और ये फिएट मनी। फिएट मनी मतलब जिसको हम लीगली बाउंड है मानने के लिए कि ये मीडियम एक्सचेंज है। फिड्यूशरी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट की बात आती है कि हाँ चलो चेक दे रहा है तो मैं चेक से पेमेंट ले सकता हूँ। बात समझ में आया? चलिए अब चलते हैं फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। यहाँ समझिएगा ध्यान से। फुल बॉडी मनी रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money value as when these are issued। मतलब अगर मैं 10 रुपये का कॉइन इशू कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी कितनी है? 10 रुपये। मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? कॉमोडिटी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। जैसे 1 रुपये कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर। किससे बना था? सिल्वर से। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। मतलब कॉमोडिटी वैल्यू कितनी थी उसकी? 10 रुपये, और उसकी मनी वैल्यू भी कितनी थी? 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई थी, लोगों को लग रहा था कि भैया 10 रुपये तो इसमें लिखा है, और इसमें जो मेटल्स, जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, जो सोना या जो सिल्वर यूज हुआ है, वो भी 10 रुपये का। आज नहीं तो कल तो सोना और सिल्वर का दाम बढ़ने वाला, कोई कॉमर्स वाला होगा जिसने बुद्धि लगाया होगा, अब कह रहा है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बेटर है इसको मेल्ट करके रख लो, इस सोने को इस चांदी को मेल्ट करके रख लो। क्या करके रख लो? मेल्ट करके। तो उसके बाद आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रिफर्स टू द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। यानी अब मनी वैल्यू ज़्यादा है, मनी का जो वैल्यू है वो कमोडिटी की वैल्यू से ज़्यादा है। सपोज डेट आज के 10 रुपये का सिक्का है, अगर उसको मेल्ट भी करोगे ना तो उसका 3 रुपये मिलेगा, 3 रुपये 2 रुपया। यानी मनी वैल्यू कितना है? 10 रुपया। कमोडिटी वैल्यू कितना है? 3 रुपया। बात समझ में आया? तो ये था तुम्हारा कौन सा? क्रेडिट मनी। बात समझ में आया? अगर क्रेडिट मनी नहीं होता, आज भी वही होता, तो लोग क्या करते? उसको मेल्ट करते। क्या करते? मेल्ट करते। मैं तो पक्का करता, आपका पता नहीं, मैं तो पक्का करता मेल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। तो दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन को। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी फंक्शन मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसे के वैसे इजीली किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमको जो भी खरीदना, मैं निश्चिंत बैठा हूँ, मुझे खरीदना है लैपटॉप, मैं बैठा हूँ, चलो बिग बिलियन डेज आने वाला है, मैं पैसा लेकर बैठा हूँ, जैसे बिग बिलियन डेज खुलेगा मैं लैपटॉप ऑर्डर करूँगा, कैश दे दूँगा। बात समझ में आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, डबल कॉन्सिडर था, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन है मनी का। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म में। लैपटॉप कितने का? 50,000 का, मेजर कर सकते हैं। गाड़ी कितने का है? 4 लाख का, मेजर कर सकते हैं। ये है मेजर ऑफ वैल्यू। पहले तो डिफिकल्टी था बच्चा, पहले हम लोग मेजर नहीं कर सकते थे, बहुत दिक्कत था।
ठीक। सेकेंडरी फंक्शन, अब सेकेंडरी फंक्शन मनी का क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहा हूँ। बाटर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट का पॉसिबिलिटीज था नहीं भैया। अगर मैं किसी को सेव दे दिया, एप्पल दे दिया रखने के लिए, चलो वो कह रहा ठीक है मैं 10 साल के बाद क्या आपको या 2 साल के बाद आपको मैं वापस सेम चीज़ वापस करूंगा, एप्पल वापस करूंगा। तुम एप्पल तो वापस कर दो, मान लेते कि तुम्हारे खेत में हुआ एप्पल, तुमने एप्पल वापस कर दिया, इंटरेस्ट क्या वापस करोगे, कैसे समझ में आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मनी तो था ही नहीं, बात समझ में आया। लेकिन आज के टाइम पे क्या, बैंक अगर 1 लाख दे रही है 1 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट चार्ज करिए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000। यानी बैंक आपसे 1 साल के बाद, आप बैंक को 1 साल के बाद कितना रुपया देने वाले हो, 1,10,000। यानी 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करोगे। तो इजीली आजकल हम मनी के वजह से स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट कर सकते हैं, यानी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज पैसा है तो हम पैसे को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, पैसा है तो इजीली हम पैसे को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ छूट गया है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पैसा है तो इजीली पैसे को क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर सकते हैं। होता है ना, कुछ दोस्त का फोन आता, अरे भैया ऐसा है फंस गए, 500 रुपया गूगल पे करो, ट्रांसफर कर दिया, 200 रुपया गूगल पे करो। बड़ा दिक्कत है ई मनी, जेएनजी के ज़माने में जो ई मनी आया ना, बहुत दिक्कत करा, बहुत दिक्कत। हर बार फोन, भैया 300 रुपया, भैया 300 रुपया, गूगल पे, फोन पे। पहले के लोग ठीक थे, पहले के लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पैसा कमाए तो बचाए, आज के लोग को बोला जाता है ये चीज़। तो पहले तो गूगल पे फ़ोन पे नहीं था, उनको भी दे दिया जाए गूगल पे फ़ोन पे तो उनका भी यही हाल होगा। हम लोग के पास गूगल पे फ़ोन पे है, रोज़ कोई ना कोई भैया 200 रुपया भैया गूगल पे कर दिया, कल दे दूंगा, कल तो कभी आएगा ही नहीं, कौन सा कल नहीं पता, बात समझ। अब 200 रुपये तुम मांगने तो जाओगे नहीं, है कि नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो। तो ट्रांसफर वैल्यू यानी पैसे को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक कि बस अपने कंट्री में नहीं, इंडिया के बाहर भी आप क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब एट ए टाइम अपने देश में, एक कंट्री के अंदर एट ए टाइम जितने भी पीपल्स हैं उनके पास कितना पैसा है एट ए टाइम। क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब क्या था कि अगर सैलरी की बात की जाए, एट ए टाइम का सैलरी कोई बता सकता है, नहीं बता सकता। सैलरी का कब बताएगा, पर मंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट कब का बताएगा, पर मंथ के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, बात समझा। लेकिन वही स्टॉक क्या है, एट ए टाइम कितना है सामान। तो मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो है, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट, एट ए टाइम कितना पैसा है किसके पास, पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, वो भी ऑल टाइप ऑफ मनी, ठीक है, कुछ भी, कैश, कॉइन, जो भी चीज़। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जो खुद पैसा सप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा, आरबीआई जो खुद पैसा सप्लाई कर रही है उनको नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट खुद पैसा सप्लाई कर रही है वो उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी पैसा इशू करती है। आरबीआई तो सारे के सारे नोट्स वाले करेंसी इशू करती है एक्सेप्ट ₹1 वाली। तो ₹1 वाला जो करेंसी है, आपने देखा होगा ₹1 वाले जो नोट है उसमें कहीं आरबीआई नहीं लिखा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। और जितने भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है, कॉइन्स एंड ₹1 का जो नोट है वो गवर्नमेंट इशू करती है। बाकी जितने भी करेंसी है, जितने भी 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का तो बंद ही हो गया ना, अफसोस है कि नहीं, अफसोस। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई में। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, बैंकिंग सिस्टम के पास जो भी पैसा है वो काउंट नहीं होगा। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी in the country, as government and banking system is of a country are the suppliers of money। क्योंकि गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम क्या है, मनी सप्लाई, यही तो पैसा सप्लाई करती है। तो इनके पास जो पैसा है, इनके जो स्टॉक ऑफ मनी, उसको हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे बच्चा, मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है। देखो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, देखो मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो है ना वो 4 एग्रीगेट्स में होता है, M1, M2, M3 एंड M4। फिलहाल आपके कोर्स में बस M1 है, M2, M3, M4 नहीं है, तो इन 3 के ऊपर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बस M1 के ऊपर पढ़ने वाले हैं।
क्योंकि जेनजी जमाना ज़्यादा पढ़ाई का कोई मतलब तो है नहीं, बस पास होने से मतलब है और टॉप पर बनने से मतलब है, तो जितना है कोर्स में उतना पढ़िए। तो अकॉर्डिंग टू एमॉन जो मनी मेजरमेंट हम करेंगे वो है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। अब सी क्या है? सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट। अब सी इट रिफर्स द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास जो भी करेंसी है। इट इंक्लूड कॉइन एज वेल एज पेपर, वो कॉइन भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। जो सी है वो है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वो कॉइन भी हो सकता है, वो पेपर मनी भी हो सकता है। अब डी डी की बात कीजिए, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इट रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक में जो हम पैसा रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक में जो पैसा हम रखते हैं, हमने रखा पैसा, हम आज नहीं तो कल फिर से हम डिमांड कर सकते हैं अपने पैसा का, हम चेक दे के फिर से क्या कर सकते हैं, पैसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो बैंक को पता है ये 1 लाख रखा है, तो आज नहीं तो कल ये 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब वो चेकेबल डिपॉजिट है, वो कभी भी पैसा विड्रॉ हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आया? तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में पहले आ गया सी प्लस डी डी, अब आएगा ओ डी। ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट। देखो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस आर द डिपॉजिट्स विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? पहली बात डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। फिलहाल ओडी के बाद जो है ना वो आरबीआई की बात है, जितना ही पैसा आरबीआई में जमा है, जितना पैसा आरबीआई में जमा है वो भी डिमांड डिपॉजिट वाले में वो जब भी मांगा जा सकता है। तो अगर कोई डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास, डिमांड डिपॉजिट का मतलब एकदम आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि पैसा है जो रखा है वो कभी भी मांग सकता है, ठीक। जैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंडिया में कई सारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर उनका कोई पैसा है आरबीआई में, जैसे नाबार्ड कौन है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इनका कोई पैसा है आरबीआई के पास, वो पता है आरबीआई को कि ये पैसा कभी मांग सकता है, तो ये पैसा ठीक ओडी में आ जाएगा, अदर डिपॉजिट में। दूसरा और क्या क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट फॉरेन सेंट्रल बैंक का कोई पैसा है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पैसा है, तो ये सब पैसा अदर डिपॉजिट में आ जाएगा। फॉरेन सेंट्रल बैंक क्या होता है? जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो हर कंट्रीज के अपने सेंट्रल बैंक होते हैं बच्चा, हर कंट्रीज के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। तो वो सेंट्रल बैंक अगर कोई पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में आ जाएगा। या कोई फॉरेन गवर्नमेंट कोई पैसा रख दिया आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने कोई पैसा रखा है आरबीआई के पास, डिमांड डिपॉजिट है, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो आ जाएगा अदर डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट बहुत क्रिटिकल वर्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब, मान लो मैं ही बैंक में अगर पैसा रखा हूँ, तो बैंक वालों को पता है ये डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि मैं रखा हूँ तो मैं ही उसको निकालूंगा, मैं कभी भी उस पैसे को निकाल सकता हूँ, वो चेकेबल डिपॉजिट है। अब स्पेशली आपने एक चीज़ देखा होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ, साफ साफ चीज़, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, जो गवर्नमेंट का पैसा है आरबीआई के पास, सरकार का पैसा, क्योंकि सरकार ही तो मनी सप्लायर है, सरकार मनी सप्लाई करती है। और बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा है वो, क्योंकि सरकार एंड बैंकिंग सिस्टम ही मनी सप्लाई करती है इंडिया में। आपको ये लग रहा होगा कि आरबीआई मनी सप्लाई करती है, बाकी कमर्शियल बैंक तो थोड़ी करती है, लेकिन कमर्शियल बैंक का काम मनी सप्लाई का तो नहीं है, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करती है? पैसे से ही पैसा बनाती है। किससे? पैसे से ही पैसा बनाती है। कैसे बनाती है सर? अभी बता रहा हूँ। पैसे से पैसा कैसे बनाती है, जस्ट देख लो। मान लो मैं 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितना? 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक के पास 10,000 पहुंच गया। अब बैंक इसमें से कुछ पैसा ऐसे रिजर्व डाल देगी, मान लो, छोड़ दो रिजर्व की बात, छोड़ दो, अभी रिजर्व हम लोग बाद में समझेंगे, बाद वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। जो भी रिजर्व वगैरह होता है वो बाद वाले चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल ये मानो कि मैंने 10,000 रुपये बैंक में डाल दिया, बैंक कह रही है मैं आपको 4% दूंगा, सालाना 4% दूंगा, ठीक है, दूंगा। अब बैंक ये पैसा लेके क्या आचार डालेगी? बैंक अपने पास है कि ना, ये बैंक वो किसी को एज ए लोन ग्रांट कर देगी, वो किसी को लोन दे देगी। ये 10,000 रुपया बैंक का तो पैसा नहीं था, बैंक का पास पैसा आया, बैंक ने पैसा उठाया किसी को लोन पे दे दिया, कितना? 10,000। अब वो बैंक बोला कि मैं आपसे 12% लूंगा, भैया हमको कितना दे रहा है? 4, आपसे कितना ले रहा है? 12, यानी कितने का डिफरेंस? अरे 8% का। इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी किसी अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये 8% का वो क्या कर रही है? कमा रही है ना।
कहीं ना कहीं मनी बना रही है, पैसे में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसे को पैसा बनाती है, पैसे से ही पैसा वो बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ एक पॉइंट है, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब आप समझ लो फिक्स डिपॉजिट, एफडी ओफडी बैंक में कराते हैं ना, तो एफडी कराते हैं तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 2 साल 3 साल, मतलब उतने साल के बाद ही वो मैच्योर्ड होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। बात समझ में आया। इन बिटवीन आप नहीं निकाल सकते, अगर हम निकालते भी हैं ज़बरदस्ती तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी बहुत सारी चीज़ डिडक्ट हो सकती है, ठीक है। अब टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट के बाद है आप डिफरेंस समझ लीजिए। पहली बात टाइम, ठीक, पहली बात है टाइम। टाइम टर्म डिपॉजिट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक फिक्स डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। लेकिन डिमांड डिपॉजिट का कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, मैंने आज 1 लाख रुपए डाला, मैं पता चला कल ही निकाल लूंगा, जैसे जरूरत पड़ा मैं पैसा निकाल लिया, ठीक। विड्रॉल ऑफ मनी, कब पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब ये पैसा विड्रॉ कर सकता है, और ये तो भैया राजा है, जब भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी इन फिक्स डिपॉजिट एज एंड व्हेन नीडेड, ठीक है। मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एज व्हेन नीडेड, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में वो तब निकालेगा, यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, ये तब निकालेगा जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, कब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। लेकिन मनी डिमांड डिपॉजिट में वो तब निकालेगा जब मन करे तब, जब उसका पैसे की जरूरत पड़ गई तब, ठीक। नेचर ऑफ डिपॉजिट, द टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, ना ये चेकेबल डिपॉजिट नहीं है, मतलब डिमांड डिपॉजिट नहीं है, मतलब जब मन चाहे तो पैसा निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। डिपॉजिटर कैनॉट साइन ए चेक अगेंस्ट दिस, डिपॉजिटर चेक देके इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो है वो चेकेबल डिपॉजिट है, ये सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट पे आता है, और जब मन करे तो हम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टर्म डिपॉजिट डिमांड। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब चेकेबल डिपॉजिट, यानी जब भी उसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लायर ऑफ मनी, हु सप्लाइज मनी, कौन सप्लाई करता है मनी को, भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई करती है मनी को। इंडिया में आरबीआई है, फेडरल रिजर्व सिस्टम इन यूएसए, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन यूके, ये यूएसए का सेंट्रल बैंक है, द फेडरल रिजर्व सिस्टम इन यूएसए, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इन यूके, ये वहाँ के सेंट्रल बैंक है। तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो मनी सप्लाई करता है उस देश में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ मनी, आरबीआई ही करता है। आरबीआई इशू करती है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम, ये ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। जैसे कि अगर उसको करेंसी इशू करना होगा ना, अगर मिनिमम रिजर्व सिस्टम नहीं होगा तो पता चला लो पैसा खूब पैसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, देश में सबके पास पैसा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। वैसे फिलहाल मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि जब भी आरबीआई करेंसी इशू करेगी तो उसको कम से कम 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। कितने का, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड के फॉर्म में, और साथ ही साथ फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड के फॉर्म में उसको 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। और उस रिजर्व में भी 115 करोड़ प्योर गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ तो गोल्ड ही होना चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज नहीं चलेगा। बात समझ में आया। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक सेकंड स्टेप है, जहाँ सेकंड जगह है जहाँ से हम पैसा, वो तो प्रिंसिपल वाला था जहाँ से पैसा इशू ही होता है। अब कमर्शियल बैंक क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी, यहाँ हम पैसे से पैसा बनाते हैं। क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। ये करेंसी तो इशू नहीं करती है, लेकिन ये क्या करती है, पैसे से पैसा बनाती है। पब्लिक यहाँ पैसा रखती है कमर्शियल बैंक में, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी पैसा रखती है, और जब मन करे तब पैसा वो निकाल लेती है, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब तीसरा है गवर्नमेंट भी करेंसी सप्लाई करती, करेंसी नहीं कॉइन सप्लाई करती है। एंड हाँ, करेंसी में 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी सप्लायर है, कमर्शियल बैंक ये भी सप्लायर है, और गवर्नमेंट ये भी सप्लायर। हालांकि कमर्शियल बैंक में हम पैसे से पैसा बनाते हैं। क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। अब बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी, ये छोटा सा टॉपिक है। क्या है बैंक मनी, देखो बैंक मनी refers to the demand deposit or checkable deposit of the people with the commercial bank।
फिलहाल इसको फिर से समझाने के लिए देखो, यहाँ चलो एक बार, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया है। हाँ देखो, मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, जो मनी जो पैसा वो क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी, इज कॉल्ड बैंक मनी। यानी जो पैसा आया, पैसे से हमने लोन दिया, लोन दे के पैसा जो कमाया, मैं मनी क्रिएट किया, उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चा, बैंक मनी। क्या बोलते हैं, बैंक मनी। बात समझ में आया? तो बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस है? बैंक मनी रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट, किस पे रिफर करता है, डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट पब्लिक का, जो कमर्शियल बैंक के पास है, जिससे वो पैसे से पैसा बना रही है। लेकिन हाई पावर्ड मनी में सारे करेंसी आ जाते हैं, जो करेंसी पीपल्स के पास है। बैंक मनी में बस जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है उसकी बात हो रही है, लेकिन हाई पावर्ड मनी में वो सारे पैसे जो पीपल्स के पास है, ठीक, कमर्शियल बैंक के पास है, और जो आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक का जो भी रिजर्व आरबीआई के पास है, ये सारे करेंसी, ये सारे नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हैं, बेस मनी इन द इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। आई होप आपको मनी वाला चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, आज यही हम लोग अंतिम खत्म करते हैं। अंतिम विदाई नहीं, अंतिम विदाई कैसे, बहुत सारे वीडियोस बनाने। तो अब बच्चों ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। मनी वाला चैप्टर कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब तो बता नहीं सकते, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनी वाला चैप्टर कैसा लगा बच्चों। तो धन्यवाद।